जय हिंद साथियों, स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक नीति क्या होती है। ये बैंकिंग से रिलेटेड एक चैप्टर है जिससे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई होता है। आरबीआई से अगर आप सोचिएगा कि एक बैंक है तो हम पैसा उसे निकाल सकते हैं, तो एक्चुअली वो उससे हम लोग पैसा नहीं निकाल सकते हैं। आरबीआई एक बैंकों का बैंक है। आप ऐसे समझिए कि जिस तरीके से हम लोग बहुत सारे एमपी को चुनते हैं, मतलब सांसद को चुनते हैं, फिर वही जो होते हैं वो जाकर के मंत्री बनते हैं। अब उन सभी का एक जो होता है वो हेड होता है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं। मतलब मंत्रियों से जो बड़ा होता है उसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री अगर थोड़ा सा टाइट करेंगे, मतलब जो मंत्री लोग होंगे वो भी थोड़े से टाइट में आ जाएंगे। उसी तरीके से बैंक जब किसी भी तरीके का काम करते हैं तो बैंकों का बैंक जो होता है वो आरबीआई होता है। और आरबीआई के पास एक ऐसी चाबी होती है, एक ऐसी कुंजी होती है जिसके द्वारा वो देश में महंगाई को बढ़ा सकती है और महंगाई के ऊपर कंट्रोल भी कर सकती है, मतलब घटा सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहले पता है कि आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक बैंक है और भारत की सबसे बड़ी बैंक हम लोग इसको कह सकते हैं। हम लोग इसमें से डायरेक्टली पैसा नहीं निकाल सकते, ये बैंकों का बैंक होता है, मतलब सबसे बड़ा बैंक। अब देखिए हम लोग यहाँ पर भारत में बहुत सारे बैंकें होती हैं। हमने यहाँ पर कुछ का नाम लिखा है, जैसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और यूको, ये सारे बैंक हैं। अब इन सभी बैंकों में हम लोग क्या करते हैं, लोन लेने के लिए जाते हैं, हम लोग अपना उसको पैसा देते हैं, वो हम लोग को पैसा देता है। यही तो होता है बैंक में, और क्या होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बैंक आखिर चलाता है, बैंक के पास इतना इंप्लॉय है, इतने सारे लोग होते हैं, तो उनका खर्चा कहाँ से आता है। तो बैंक का जो मेन खर्चा होता है वो लोग उसको इंटरेस्ट से, मतलब ब्याज से कमाते हैं। जैसे समझिए कि आप अगर घर का लोन लीजिएगा, मतलब होम लोन लीजिएगा, कार लोन लीजिएगा, एजुकेशन लोन लीजिएगा, तो बैंक क्या करेंगे, आपसे उसका ब्याज लेंगे, उसका इंटरेस्ट लेंगे। और बैंकों का जो इंटरेस्ट होता है वो सालाना होता है, मतलब एनुअल होता है, वो एक साल में एक बार लेते हैं आपसे। तो बैंकों का जो मेन जो इनकम होता है वो उनके इंटरेस्ट से होता है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि चलिए इसमें से अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इसमें से हम लोग रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एमएसएफ क्या होता है। तो ये सारी चीजें होती है वो हम लोग अच्छे से समझते हैं। बार बार आप लोग सुनते होंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहला बात आप ऐसे समझिए कि चलिए मान लेते हैं कि एक लड़का है, चलिए हम यहाँ पर एक लड़का का नाम लिख लेते हैं, चलिए सुभाष। अब मान लेते हैं कि इसको अगर कोई लोन का जरूरत पड़ता है तो ये कहाँ पे जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। ये कहाँ पे जाएंगे, बैंक के पास, चाहे तो वो स्टेट बैंक के पास जाएंगे, बीओआई जाएंगे, पीएनबी, बीओबी, यूबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यूको बैंक, किसी बैंक के पास जाएंगे। और भी बहुत सारे भारतीय बैंक हैं। तो किसी बैंक के पास अगर वो जाएंगे तो वहां पर जाकर के वो लोन मांगेंगे। क्या मांगेंगे, लोन मांगेंगे। और जब वो लोन मांगेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बैंक उनको लोन देगी और फिर बैंक उनसे क्या करेगी, टैक्स लेगी, मतलब उनसे एक तरह का इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, वो कर्जा देगा तो उसके बदले वो इंटरेस्ट लेगा। अब समझते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि वो चले गए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहां से वो क्या लिए, यहां से जाकर के वो पैसा लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि बैंकों के पास पैसा नहीं होता है, मतलब उसके पास इतने सारे ग्राहक आ जाते हैं कि उसको पैसा देते देते बैंकों के पास पैसा खत्म हो जाता है। तो बैंकों के पास अगर पैसा खत्म हो गया या फिर बैंक अपना पैसा को किसी कंपनी को अगर मान लेते हैं कि कर्जा दे दिया, जैसे आप लोग सुने होंगे कि अक्सर बैंक जो बड़े बड़े कंपनियां होती है वो बैंकों से कर्जा उठाते रहती है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में मेहुल चोकसी जो था वो फ्रॉड करके भाग गया, तो बैंक का पैसा था। तो बैंक कहां से पैसा लाया, बैंक भी जो कस्टमर का पैसा था ना बैंक के पास। उस तरीके से ललित मोदी था, नीरव मोदी था। तो मान लेते हैं कि जब बैंक के पास जब पैसों की कमी हो जाती है तो मान लेते हैं कि अगर हम बैंक में पैसा जमा किए और हम गए बैंक में पैसा निकालने के लिए, तो अगर बैंक के पास पैसे की कमी है तो थोड़ी ना बोलेगा बैंक हमको कि आप मेरे पास पैसा की कमी है तो आपको पैसा नहीं देंगे, उसको तो देना है। तो वो क्या करता है, वो बैंक मान लेते हैं कि ये जो थे वो गए यूबीआई के पास मांगने के लिए लोन। तो यूबीआई के पास अगर पैसा नहीं है तो यूबीआई क्या करेगी, ये रिजर्व बैंक से बोलेगी कि हमको जो है वो आप पैसा दे दीजिए, हमको आप पैसा दे दीजिए। ठीक है, तो उस पैसे जो देगी आरबीआई उसको कुछ टाइम के लिए, तो उसके ऊपर आरबीआई भी बोलेगी कि एक बात सुनो, अगर हम तुमको पैसा देते हैं तो तुम भी तो किसी को लोन दे रहा है ना, मतलब तुम भी तो किसी को कर्जा लगा रहा है, वहां से तुम भी तो ब्याज कमाएगा, और अगर तुम ब्याज कमाएगा तो इसका मतलब कि हमको भी कुछ तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जब बैंक आरबीआई के पास कर्जा मांगने के लिए जाती है, जब बैंक आरबीआई के पास किसी भी तरीके का बड़ा अमाउंट पैसा लेने के लिए जाती है, तो वो जो आरबीआई जो उस बैंक को जो पैसा देती है उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलेंगे, रेपो रेट। अब ये जो रेपो रेट होता है इसका जो आखिर बैंक जो होगा जो आरबीआई से पैसा लेगा तो उसका भी तो लेगा ना कि 4%, 3%, 5%, कुछ तो परसेंटेज होगा ना। तो देखिए इसका जो परसेंटेज का जो मतलब रेशियो होता है वो साल भर में कम से कम 4 बार बदलता है। कभी कभी तो 8 बार, 9 बार, 6 बार, इसका कोई फिक्स नहीं, लेकिन कम से कम साल भर में ये 4 बार बदलते रहता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो रेपो रेट की जो रेट चल रही है वो अभी 4% चल रही है। मतलब आप ऐसे समझिए
कि कोई भी बैंक अगर लेना चाहेगा, मान लेते हैं कि यूबीआई अगर आरबीआई से कहता है कि हमको कोई आप पैसा दे दीजिए कर्जा के लिए, तो उसको 4% सालाना उसको क्या 4% उस पैसे पर उसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि क्या हुआ, ये इसको हम लोग रेपो रेट बोलेंगे। अब देखिए, अब कोई बैंक मैनेजर तो इतना पागल नहीं ना है, या फिर कोई भी बैंक अगर क्या करेगा, अगर वो आरबीआई से 4% पर अगर वो ले क्या है, मतलब अगर आरबीआई उसको रेपो रेट अगर 4% पर दी है, तो वो जो आदमी जो लेने वाला है पैसा, तो क्या उसको 4% पर देगा? नहीं, उसको क्या करेगा, क्योंकि कमाना उसको भी आना, तो उसको वो 8% पर दे देगा। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो देखिए वो लाया कितने में आरबीआई से यूबीआई 4% पर, और दिया कितने कस्टमर को 8% पर, तो बीच का जो 4% बचा उसी से वो अपना इनकम करेगी, और उसी से जो होगा वो अपने एम्प्लॉयमेंट का खर्च वगैरह भी निकालेगी, बैंक वगैरह अपना जो भी किराया वगैरह होता है वो सारा कुछ उससे वो अपना निकालती है। चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए अब समझ में आता है कि रेपो रेट आखिर होता है, तो रेपो रेट कितने टाइम के लिए होता है। तो देखिए कोई भी जब बैंक होती है, ठीक है, तो जब वो आरबीआई से जब वो कर्जा लेती है, तो वो 3 तरीके का कर्जा लेती है। पहले को हम लोग बोलते हैं एमएसएफ, पहले को एमएसएफ, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। दूसरा होता है रेपो रेट, और एक और तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। अब समझते हैं, जब भी बैंक को पैसे की कमी होती है तो बैंक आरबीआई के पास पैसा मांगने के लिए जाता है, तो वो बैंक को आरबीआई 3 तरीके से पैसा देती है। या तो उसको वो एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के आधार पर पैसा देगा, या तो उसको वो रेपो रेट के अनुसार पैसा देगा, या तो उसको वो बैंक रेट के अनुसार पैसा देगा। मतलब आरबीआई के पास 3 तरीके का कर्जा है बैंकों को देने के लिए। अब समझते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में क्या होता है कि जब बैंक को 1 दिन के लिए कर्जा चाहिए होता है, ठीक है, जब किसी भी बैंक को आरबीआई से 1 दिन के लिए कर्जा चाहिए होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब जब बैंक को आरबीआई से 1 दिन के लिए कर्जा चाहिए तो वो क्या करेगा, वो एमएसएफ मांगेगा। और एमएसएफ की जो दर होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है। अभी के टाइम में एमएसएफ का जो दर चल रहा है वो 4.25%, मतलब 4.25% चल रहा है। देखिए अब आप ये मत सोचिए कि ये जो दरें होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। ये दरें जो होती है हम आज आपको बता दे रहे हैं कि 4.25% हो रहा है, हो सकता है कि कल चेंज हो जाए। अब बोलिएगा सर फिर चेंज हो गया, तो नहीं, अब कॉन्सेप्ट समझिए, ये जो दर है वो चेंज हो सकता है, इसको आरबीआई कंट्रोल करती है, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। जब आरबीआई चाहेगी तो इसको बढ़ा देगी, आरबीआई चाहेगी तो इसको घटा सकती है, तो ये आरबीआई के कंट्रोल में पूरा का पूरा होता है। जबकि अगर हम रेपो रेट की बात करते हैं तो रेपो रेट जो होता है वो 4% होता है। रेपो रेट भी हम समझाएं आप लोगों को कि अगर बैंक को पैसे की जरूरत होती है, अगर बैंक को कर्जा की जरूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाती है, और आरबीआई जिस रेट पर उसको कर्जा देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और एक तीसरा होता है बैंक रेट। ये जो रेपो रेट होता है वो 2 दिन से लेकर के 14 दिन के लिए दिया जाता है। कितने दिन से कितने दिन के लिए, 2 दिन से लेकर के 14 दिन के लिए दिया जाता है। और एक तीसरा होता है बैंक रेट। बैंक रेट में क्या होता है कि जब किसी भी बैंक को आरबीआई से कोई लंबे समय के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसको पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक रेट के ऊपर वो जाकर के अपना पैसा लेती है। और ये जो टाइमिंग पीरियड होता है वो 14 दिन से अधिक, मतलब जब किसी बैंक को अगर 14 दिन से अगर अधिक के दिन के लिए अगर उसको पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से बैंक रेट में पैसा लेगी। और अभी जो तत्काल में अभी जो बैंक रेट का जो मतलब परसेंटेज चल रहा है वो 4.25% चल रहा है। अब ऐसे आप समझिए कि अब बोलिएगा कि सर ये एमएसएफ जो चल रहा है तो एमएसएफ का भी तो कोई रेट होगा ना, तो बैंक रेट का कितना है 4.25%, उसी तरीके से एमएसएफ का भी जो है वो अभी के टाइम में 4.25% चल रहा है। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बैंक जो होते हैं वो आरबीआई से सबसे ज्यादा किस चीज पर पैसा लेते हैं, मतलब एमएसएफ पर लेते हैं कि रेपो रेट पर लेते हैं कि बैंक रेट पर लेते हैं, तो बैंक जो होते हैं वो ज्यादातर आरबीआई से पैसा जो होता है वो रेपो रेट के दर पर लेते हैं। मतलब 4% अभी अगर होगा तो उसको 4% जो होगा वो चुकाना पड़ेगा उसको उसका इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। तो रेपो रेट क्लियर हो गया, एमएसएफ क्लियर हो गया और बैंक रेट भी क्लियर हो गया। चलिए अब समझते हैं कि चलिए मान लीजिए हम ये जो थे वो गया, ये जो सुभाष थे वो गया यूबीआई में लोन लेने के लिए। अब जो आरबीआई थी वो यूबीआई को 4% पर दिया, मतलब यूबीआई से आरबीआई 4% का रेट लेगा। अब जो मान लेते हैं कि अगर यूबीआई अगर इनको लोन देती है तो 4% पर तो नहीं देगी, कोई तो मैनेजर इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो 4% पर देगा, क्योंकि अगर वो 4% पर देगा तो अपना वो मेंटेनेंस का खर्च कहां से निकालेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो 8% या 9% पर देगा। तो ये जो 8% पर मान देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेस रेट। क्या बोलेंगे, बेस रेट, ठीक है। मतलब अगर हम लोग अगर किसी बैंक से अगर पैसा कर्जा लेते हैं तो वो बैंक जो होती है वो हम लोग को बेस रेट पर पैसा देती है।
कौन से रेट पर? बेस रेट पर पैसा देती है। जबकि आरबीआई से अगर कोई भी बैंक पैसा कर्जा लेगा तो वो ज्यादातर जो होता है वो रेपो रेट पर लेती है, जो अभी 4% चल रहा है, जो 2 से 14 दिन के लिए। अगर एक दिन के लिए तो एमएसएफ पर लेगा, और अगर 14 दिन से ज्यादा टाइम के लिए लेगा तो वो बैंक रेट पर लेगा। तो यहां तक क्लियर? अब देखिए, अब बैंक के पास भी 2 तरीके के ग्राहक होते हैं। अब मान लेते हैं कि यहां पर बेस रेट हो गया, तो अब इस बेस रेट में भी जो है वो 2 तरीके के ग्राहक हैं। बैंक में कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो हमेशा बैंक में आना जाना करते हैं, जिनका बैंक में लाखों करोड़ रुपया होता है, तो बैंक उनको ज्यादा मानेगी ना। अब जबकि कुछ ऐसे बैंक होते हैं में लोग होते हैं जिसमें से किसी के अकाउंट में 10,000, किसी के अकाउंट में 5,000, अभी तो लोग स्कॉलरशिप ले जाने के लिए, वृद्धा पेंशन ले जाने के लिए गए हुए हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम गए बैंक पर, अगर हम बोलेंगे कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, मतलब 2, 4, 5, 10,000 रुपया है, और अगर हम बोलेंगे कि हमको 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो बैंक हमको नहीं देगी। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपया हमेशा रहता है, और अगर वो बैंक से बोलेगा कि हमको 5 करोड़ का भी लोन चाहिए, तो वो बैंक जो है वो उस आदमी को आराम से 5 करोड़ का जो है वो लोन दे देगी। मतलब बैंक में भी 2 तरीके के कस्टमर होते हैं। एक वैसे कस्टमर जो रेगुलर होते हैं और बड़े अमाउंट बैंक को देते हैं रखने के लिए, फिर वहां से लेते हैं और बड़े तौर पर उससे लोन वगैरह भी लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ वैसे कस्टमर्स होते हैं जिनके पास कम पैसा होता है, वो बैंक से अपना कम लेन देन का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए बैंक के पास भी 2 तरीके के कस्टमर होते हैं, जिसमें से वो बेस रेट जो होता है जब वो लोन देती है, तो पहले को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, PLR बोल सकते हैं। PLR मतलब प्राइमरी लैंडिंग रेट। अब प्राइमरी लैंडिंग रेट जो होता है वो वैसे कस्टमर्स के लिए होता है जो कस्टमर्स बैंक में रेगुलर नहीं होते हैं, मतलब वो बैंक में उनका ज्यादा लेन देन नहीं होता है, बैंक से उनका ज्यादा काम नहीं है, उनका ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर वैसे कस्टमर, अगर PLR वाले कस्टमर अगर बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो उनको जो लोन होगा वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। कैसा मिलेगा? महंगा मिलेगा, क्योंकि वो बैंक के कस्टमर रेगुलर कस्टमर नहीं है। कस्टमर तो हैं लेकिन वो रेगुलर कस्टमर नहीं, और बैंक से वो उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं जितने कि उसके अपेक्षा और दूसरे लोग कर रहे हैं, तो उनको PLR पर लोन मिलेगा, जबकि वो जो लोन होगा वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ कुछ वैसे कस्टमर होंगे जो हमेशा बैंक में आना जाना करते रहते हैं, तो उन लोगों को जो होगा वो बेस रेट पर ही मिल जाएगा। कैसा पे मिल जाएगा? बेस रेट पर ही, मतलब वो लोग बैंक में हमेशा जाते हैं और वो लोग वहां पर अच्छे ट्रांजेक्शन करते हैं, लाखों करोड़ रुपए बैंक में रखते हैं, तो बैंक उनको ज्यादा मानती है। अब ऐसे समझिए ना, अगर आपको कोई ज्यादा पैसा देगा तो आप उसको ज्यादा रिस्पेक्ट कीजिएगा। अगर कोई आपका ऐसा, आप मान लीजिए दुकानदार है, अगर कोई आपका ऐसा कस्टमर है जो आपको बहुत पुराना कस्टमर है, आपसे हमेशा सामान आपसे वही खरीदता है, ठीक है, और वो कहीं दूसरे दुकान में नहीं जाता है, जब आता है तो आप ही की दुकान में आता है, तो आप भी क्या सोचते हैं कि नहीं, इसको जो होगा वो थोड़ा सा कम पैसा में भी अगर हमको बच रहा है तो उसको हम दे देते हैं सामान को। ठीक है, तो उसी तरीके से बैंक भी करती है कि वो जो उसका रेगुलर कस्टमर होता है तो उसको वो थोड़ा सा कम रेट पर, मतलब जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम पर उसको दे देती है, पैसा प्रोवाइड करवा देती है। जबकि जिस तरीके से दुकानदार नया कस्टमर से ज्यादा पैसा ले लेता है, उसी तरीके से बैंक भी जो होती है वो नया कस्टमर से PLR के तहत, मतलब प्राइमरी लैंडिंग रेट के तहत जो होता है वो थोड़ा सा महंगा पैसा कर करके उसको लोन देने का काम करती है। ठीक है, तो आई होप यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट, अभी रिवर्स रेपो रेट का जो मतलब चल रहा है परसेंटेज वो 3.35% चल रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बैंक जो होता है वो शनिवार को बंद रहता है। वैसे मैं आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी बैंक जो होता है वो महीने का पहला, तीसरा और पांचवा शनिवार खुला होता है, जबकि दूसरा और चौथा शनिवार जो होता है बंद होता है। तो कभी कभी बैंकों को लगता है कि मान लेते हैं कि शनिवार अगर बंद है, संडे बंद है, तो 2 दिन अगर बैंक बंद है तो बैंक को पता है कि हमारे पास अभी 2 दिन में कोई कस्टमर आने वाला नहीं है, और क्योंकि बैंकों के पास तो एकदम करोड़ों करोड़ रुपया होता है, तो उन लोग को लगता है बैंक वाले को कि 2 दिन तक अगर हम पैसा रखेंगे तो इससे अच्छा क्यों नहीं इस पैसा जो हम मेरे पास है उस पैसे को हम RBI को दे दें, मतलब बैंक को दे दें, तो वहां से भी उसको कुछ पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि टाइम पर जब इस UBI को जब पैसे की जरूरत थी तो RBI से ये कर्जा ले लिया, तो वो कहलाया रेपो रेट। लेकिन ये UBI के पास अब पूरा पैसा हो गया। अब ये UBI छुट्टी के टाइम में, या फिर आप ऐसे समझिए, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब होली वगैरह होता है या फिर जब दुर्गा पूजा वगैरह होता है, तो उस टाइम में बैंक जो होता है वो लगातार 4-5 दिन के लिए बंद हो जाता है ना, या फिर 5-10 दिन के लिए बंद हो जाता है, या फिर कभी कोई लोग हड़ताल पे चले जाते हैं तो भी उसमें बंद हो जाता है। तो उसमें बैंकों के पास तो अथाह पैसा होता है, तो बैंक वाले भी चाहते हैं कि क्यों नहीं हम RBI को पैसा दे दें और RBI उसके ऊपर हमको कुछ इंटरेस्ट दे दे, क्योंकि जो पैसा रखा रहेगा उससे अच्छा है ना कि RBI हमको कुछ पैसा दे देगा, मतलब कमाने के लिए। तो ये जो बैंक होंगे, जब इन बैंकों के पास अगर ज्यादा पैसा हो जाएगा तो ये बैंक फिर से बोलेंगे RBI से कि देखो कि जब हमको काम पड़ा था उस समय तो तुम हमको पैसा दिया था ना, अब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब तुम हमसे कर्जा लेगा और नहीं लेगा तो फिर हम लोन आदमी में बांट देंगे, और जब आदमी में लोन बांट देंगे तो आदमी के पास तरलता आ जाएगा, और जब तरलता आ जाएगा तो इसका मतलब फिर महंगाई बढ़ जाएगा।
और जब महंगाई बढ़ जाएगा तो पब्लिक सरकार को गाली देगी और सरकार जो है वो आरबीआई को गाली देगी। तो इसका मतलब फिर आरबीआई बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अब जिस समय तुमको काम था हम तुमको पैसा दिए, अब तुम्हारे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो तुम हमको पैसा दे दो, ठीक है। तो ये सारे बैंकों के पास जब ज़्यादा मात्रा में अगर पैसा आ जाएगा तो ये सारे बैंक क्या करते हैं, फिर से जो होता है वो आरबीआई को पैसा लौटा देते हैं, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। अच्छा देखिए, इसका जो परसेंटेज होता है वो अभी वर्तमान में चल रहा है 3.35%। अब ये है कि सर इसका परसेंटेज कम का होता है, रिवर्स रेपो रेट का जो परसेंटेज है वो 3.35% है, जबकि रेपो रेट का जो परसेंटेज है वो 4% है। तो देखिए आरबीआई बोलती है कि देखो जब तुमको जरूरत था तो हम तुमको 4% पर दे दिए रेपो रेट के तहत, लेकिन अभी हमको कोई जरूरत नहीं है पैसा का। तुम चाह रहा है कि हमसे पैसा कमाए, तुम मार्केट में पैसा नहीं देगा, तुम चाह रहा है कि तुमको ब्याज मिले। तो देखो उस समय तेरा जरूरत था तो तुम लिया, हमको जरूरत नहीं है तो हम नहीं लेंगे। इतना उम्मीद मत रखना कि जितना पर हम तुमसे पैसा लिए हैं उतना तुमको हम ब्याज देंगे। तो आरबीआई क्या करती है, कम दर पर जो होता है वो उन सभी के पैसों को ले लेती है। तो वो अभी जो रेट चल रहा है वो 3.35% चल रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो परसेंटेज है ये बढ़ते घटते रहता है, साल में कम से कम 4 बार ये चेंज होता है, और ज्यादा से ज्यादा 8 बार, 7 बार, 9 बार, 10 बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 4 बार ये हमेशा चेंज होता है पूरे साल के अंदर बोलते हैं। अब देखिए, अब इसमें से कुछ टर्म्स आते हैं। रेपो रेट हो गया, समझ में आ गया। रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया। बैंक क्या हो गया, समझ में आ गया। एमएसएफ क्या हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग एक चीज चलते हैं कि सीआरआर क्या होता है। क्या देखेंगे? सीआरआर। अब सीआरआर को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अभी जो इसका रेट चल रहा है वो चल रहा है 4%। अब देखिए सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखिए सरकार को और आरबीआई को दोनों को ये पता है कि अगर बैंक के पास पैसा रहेगा तो बैंक कैसे कमाएगी, लोगों को पैसा देगी लोन, और जब लोन देगी तो फिर क्या करेगा, लोग उसको इंटरेस्ट देगा, तभी तो बैंक का इनकम होगा ना। तो सरकार को और आरबीआई को दोनों को पता है कि देखिए बैंक को अगर खुले सांड की तरह छोड़ देंगे तो वो लोग में पैसा बांटने के लिए स्टार्ट कर देगा, मतलब लोगों के जेब में जो होगा वो लाखों रुपया आ जाएगा, हजारों रुपया आ जाएगा। और उसके बाद वो मार्केट मान लेते हैं, अगर वो जाएगा, मान लेते हैं अगर वो किसी राशन की दुकान पे जाता है या फिर अगर वो कोई और दुकान पे जाता है तो वहां पर जाकर के वो मोल भाव नहीं करेगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि मिठाई दुकान का, मान लेते हैं कि अगर हम बैंक गए और अगर हम बैंक से अगर हम 1 लाख रुपया लोन ले लिए तो मेरे पैकेट में भी 1 लाख रुपया है ना, तो मतलब हमको एक घमंड रहेगा कि मेरे पास तो भी 1 लाख रुपया है। अब मान लीजिए अगर हम मिठाई दुकान पे गए, हम बोले कि 5 किलो मिठाई तौल दीजिए, तो हम उससे रेट भी नहीं पूछेंगे क्योंकि मेरे पास पैसा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि वो मिठाई वाला देख रहा है कि नहीं ये एकदम अचानक से पूछ रहा है, तो अगर वो 100 रुपये बेच रहा होगा तो हमको बोलेगा ना कि चलिए 120 रुपये बेचते थे, 110 रुपये लगा देते हैं आपको, मतलब 10 रुपये में महंगाई बढ़ गया। किस लिए बढ़ गया? क्योंकि हम तो उसको पूछे नहीं, और वो हम बोलेंगे जितना 5 किलो वो हमको 5 किलो दे देगा, मतलब ऐसा महंगाई बढ़ जाएगा। तो सरकार और आरबीआई दोनों हमेशा ये चाहती है कि देश में तरलता को कम किया जाए, लोगों के पास पैसे ही नहीं रहने दो, क्योंकि अगर पैसा नहीं रहेगा तो लोग का डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो महंगाई थोड़ा कम रहेगा, मतलब सामान का दाम घटेगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे समझेंगे कैसे घटेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। अब सीआरआर क्या होता है? बैंक जो होता है वो लोगों को लोन प्रोवाइड करवाएगी, मतलब लोन देगी। तो सरकार को और आरबीआई को दोनों को पता है कि बैंक अगर लोगों को लोन देगी तो मतलब लोगों के पास पैसा आ जाएगा, उन लोग के जेब में तरलता आ जाएगा, और जब तरलता आ जाएगा तो वो लोग बाजार में जाएंगे और अंधाधुंध सामान की खरीदारी करेंगे। तो मतलब बाजार का जो जब डिमांड बढ़ेगा सामान का तो उसका रेट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, और जब रेट हाई हो जाएगा तो सामान का दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब फिर महंगाई आ जाएगी, तो पब्लिक भी परेशान, और सरकार को जो है वो पब्लिक गाली देगी, और जो सरकार है वो आरबीआई को गिराएगा कि रे तू ऐसा करो कि तुम रेपो रेट को टाइट करो, मतलब तो बैंक को जो है वो ज्यादा परसेंट पर लोन दो, ठीक है। जैसे समझिए कि रेपो रेट में अगर बैंक को अगर आरबीआई 10% पर देती है तो बैंक आपको 20% पर लोन देगी, क्योंकि बैंक तो जितना मिलेगी उससे ज्यादा में ही देगी, ठीक है, उसका तो बिजनेस है। तो मतलब क्या हुआ कि आप चाहिएगा कि 20% पर लें, नहीं, लेकिन यही आरबीआई अगर किसी भी बैंक को अगर 4% पर दे देती है तो बैंक आपको 7% पर दे देगा। तो कहाँ 20% और कहाँ 7%, तो मतलब आप लोन को ले लीजिएगा, इसका मतलब फिर महंगाई जो होगा क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसलिए हमेशा बैंक और आरबीआई मिलकर ये चाहती है, ठीक है, और हमेशा सरकार भी ये चाहती है कि देश से तरलता को कम किया जाए, क्योंकि लोगों के पास अगर पैसा रहेगा तो महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास अगर पैसा नहीं रहेगा तो महंगाई कम होगी, मतलब लोग सामान खरीदने से थोड़ा सा कतराएंगे। अब उसी तरह से समझते हैं हम लोग आगे कि आखिर इसमें से जो सीआरआर है मतलब कैश रिजर्व रेशियो, इसमें से क्या कहा जाता है। देखिए तो आरबीआई जानती है कि बैंक वाले जो लोग होते हैं ना वो लोग थोड़े से हठी होते हैं, मतलब थोड़ा सा जिद्दी होता है, सब चाहता है कि अपना अपना बिजनेस को ग्रो करें, ठीक है। अब आरबीआई कहती है ना कि नहीं, इसको अगर वैसे छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, लोगों को ये पैसा बटेगा, क्योंकि तो इसका बिजनेस लोन देना अगर, तो आरबीआई बोलती है कि नहीं ऐसा करो, इसके ऊपर कुछ दांव पेच फंसाओ, इसको ऐसा ऐसा नियम ला करके बांध दो इसको बीच में, ठीक है,
ताकि जो है वो लोगों को ज़्यादा जो है वो लोन नहीं दे, और अगर लोन नहीं देंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, और पैसा नहीं जाएगा तो महंगाई भी नहीं बढ़ेगी। तो देखिए सीआरआर में वही चीज़ होता है, जो आरबीआई है वो बैंकों से बोलती है कि देखो भैया सीआरआर तुमको कैश रिजर्व रेशियो करना पड़ेगा। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि जब आप कहीं दुकान खोलते होंगे तो जो मकान मालिक जो होगा जिससे आप दुकान रेंट पर लेंगे, तो वो मकान मालिक क्या बोलता है कि हमको पगड़ी चाहिए, पगड़ी में 5 लाख 2 लाख 10 लाख जैसा दुकान वैसा उसके अनुसार आप उसको पगड़ी देते हैं। तो वो पगड़ी क्या एक तरह का वो सिक्योरिटी मनी है, मतलब जब आप जाइएगा तब आप क्या कीजिएगा, आप वो पैसा ले लीजिए अपना, जब दुकान खाली कीजिएगा उस समय। उसी तरीके से आरबीआई बोलती है बैंकों से कि देखो भैया तुम जो है वो हमको कैश रिजर्व रेशियो के तहत तुम हमको 4% दो, मतलब 100% अगर तुम्हारे पास पैसा है, मान लेते हैं कि किसी बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपया है तो उसका 4% मतलब 4 करोड़ रुपया जो है वो आरबीआई को क्या दे देगा, सिक्योरिटी मनी के तौर पर दे देगा, मतलब पगड़ी के तौर पर उसको दे देगा। तो देखिए 4% तो यहाँ पर आरबीआई बैंक का तो पैसा वैसे कम कर दिया, अब उसको सिक्योरिटी मनी पर ले लिया, मतलब उसको पगड़ी के तौर पर ले लिया, तब तो बैंक उसको कुछ कर नहीं सकता, मतलब 4% तो ऐसे खा गया आरबीआई उसका पैसे को, ठीक है। अब बैंक वाला बोलता है कि चलिए आपको 4% तो हम आपको दे दिए सिक्योरिटी मनी के तौर पर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो को, तो आप इसके ऊपर इंटरेस्ट दीजिएगा। तो बोलता है कि देखिए सिक्योरिटी मनी पर, या जो जिसको हम लोग पगड़ी बोल सकते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में, तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब जब दुकान खोलते होंगे, जब मकान मालिक को जब आप देते हैं कैश देते हैं, जब उसको पैसा पगड़ी के रूप में, तो क्या उससे इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं लेते हैं, वो तो जब आप दुकान छोड़िएगा उस समय दे देगा। तो उसी तरह से जो आरबीआई होता है वही बोलता है कि नहीं, हम तुमको जो है वो किसी भी तरीके का इसके ऊपर जो सीआरआर है इसके ऊपर हम तुमको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। तो मतलब ये 4% तो बैंक का पैसा आरबीआई जो है वो अपने अंदर रख लिया। तो उसके बाद एक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसएलआर। क्या बोलेंगे? एसएलआर। अगर हम इसको फुल फॉर्म में बताएं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये भी 18% है एसएलआर। अब देखिए जो एसएलआर क्या है, अब देखिए अब आरबीआई को लग रहा है कि चलिए इसका 100% में से हम 4% तो पैसा इसको हम सिक्योरिटी मनी के तौर पर ले लिए, लेकिन अभी भी इसके पास 96% पैसा बचा हुआ है। 100% में 4% रख दिया, मतलब 96% बचा हुआ है। अगर ये 96% पैसा का बैंक के पैसा का अगर हम छोड़ देंगे तो ये मार्केट में सबको पैसा क्या करेगा, बांट देगा। और जब मार्केट में सबको पैसा बांट देगा तो इसका मतलब सभी लोगों के पास पैसा हो जाएगा, और जब सभी लोगों के पास पैसा हो जाएगा तो फिर महंगाई बढ़ने की पूरी चांसेस रहेगी, ठीक ना, मतलब देश में बहुत महंगाई बढ़ जाएगी। तो फिर आरबीआई कहता है कि नहीं, इसको यहीं पर नहीं छोड़ो, इसको थोड़ा सा और कुछ पकड़ के। अब उसके बाद आरबीआई क्या कहती है कि नहीं, तुमको अब एसएलआर करना पड़ेगा। एसएलआर का मतलब ये समझिए कि वो क्या कहती है, आप लोग कभी कभी बैंक जाते हैं कुछ नहीं बोलता है, बैंक में पैसा खत्म हो गया, तो आरबीआई बोलती है कि नहीं, तुम लोग बैंक वाला से कि तुम लोग को सारा पैसा किसी को लोन पर नहीं देना है, सबको कर्जा नहीं बांटना है, तुम लोग कुछ अपने पास कुछ पूंजी बचा के रखो। जैसे आप ऐसे समझिए कि आप जब दुकानदार मान लीजिए अगर आप हैं, अगर आपके पास कोई कस्टमर्स आता है तो भैया आपको उसको पैसा मान लीजिए अगर आपको 1000 या 2000 या 500 रुपये का अगर नोट देगा एग्जाम्पल के लिए, तो आप उसको पैसा कुछ घुमाइएगा ना, मतलब आपके पास कुछ पैसा दुकान में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए घुमाने के लिए, कि सारा पैसा आप खर्चा कर दीजिएगा। तो वही आरबीआई कहता है बैंक से कि नहीं, आप जितना तुम्हारे पास पैसा है तो उसका 18% तुम अपने पास एक पूंजी की तरह रखो। मतलब जब कोई कस्टमर आए तो कस्टमर को कम से कम तुम ये मत बोलो कि यहाँ अभी जो है वो बैंक में पैसा के खत्म हो गया है और तुम बाद में, ऐसा नहीं बोलो। तो तुमको कितना परसेंट जमा हमेशा रखना, 18%। और ये 18% से अगर 17% या हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर हम क्या करेंगे, हजारों करोड़ रुपया का या फिर जितना भी होगा भारी भरकम तुम्हारे ऊपर हम फाइन लाद देंगे। तो इसलिए ऐसे समझिए कि 4% तो आरबीआई बैंकों का पैसा यहां पर खा गई सीआरआर में, 18% तो बोल दिया एसएलआर में कि तुमको किसी को देना नहीं है, मतलब मिला जुला के कितना पैसा बच गया, 18% और 4% 22% तो लगभग खा ही गया, मतलब बच गया कितना, 78%। तो इसी 78% में से जो बैंक होते हैं वो लोगों को लोन वगैरह बांटने का काम करती है। तो आई होप यहां तक भी आप लोग को एसएलआर समझ में आ गया होगा, सीआरआर समझ में आ गया होगा, रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग को रेपो रेट समझ में आ गया, आप लोग को एमएसएफ समझ में आ गया, बैंक रेट समझ में आ गया, और आप लोगों को जो है वो पीएलआर भी समझ में आ गया, जो रेगुलर कस्टमर को नहीं मिलता है, ठीक है, वो थोड़ा महंगा होता है। और एक बेस रेट में जो रेगुलर कस्टमर को कम दाम पर थोड़ा बैंक लोन देती है, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि इन सभी चीजों का आखिर क्या इफेक्ट है। हम क्यों बोलें कि आरबीआई एक चाबी है देश का, वो चाहेगी तो बैठे बैठे आरबीआई अपने बैंक में देश की महंगाई को बढ़ा सकती है, और वो चाहेगी तो तुरंत देश की महंगाई को घटा सकती है। वो अगर थोड़ा सा अपने आप को घुमाई तो देश की महंगाई 60 से नीचे आ जाएगी, या फिर देश की महंगाई 60 से ऊपर जा सकती है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। तो चलिए समझते हैं कि अब इसका इफेक्ट क्या क्या होगा। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी देश में अगर एमएसएफ अगर बढ़ेगा, रेपो रेट अगर बढ़ेगा, बैंक रेट अगर बढ़ेगा, सीआरआर अगर बढ़ेगा और एसएलआर अगर बढ़ेगा, अभी तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया।
अब समझते हैं कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। किसी भी देश में अगर एमएसएफ बढ़ जाता है, एमएसएफ का मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो मैंने बताया कि जब बैंक को एक दिन कर्जा लेना होता है तो आरबीआई के पास जाती है, तो वो एमएसएफ। अगर रेपो रेट बढ़ता है, अगर बैंक रेट भी बढ़ जाता है, सीआरआर भी अगर बढ़ जाता है और एसएलआर भी अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो आखिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा भारत के लोगों के ऊपर। भारत में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर बैंक मान लेते हैं कि बैंक को अगर आरबीआई अगर 10% पर अगर लोन देती है, ठीक है, तो आरबीआई आपको 15% पर लोन देगी, तो आप ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। लेकिन आप ऐसे समझिए कि आरबीआई जब देखेगी ना कि देश में बहुत महंगाई बढ़ रही है, तो आखिर पैसा कहां से आता है, बैंक से ही ना पैसा आता है देश में, तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक को एकदम टाइट कर देगी। अब देखिए, जब 10% पर अगर उसको दे रही थी तो 15% पर आप ले सकते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि मान लेते हैं कि बैंक को ही अगर आरबीआई अगर 20% पर देगी तो बैंक आपको 30% पर देगा। आप लीजिएगा 30% पर, हमको ये बताइए, 1,30,000 दीजिएगा एक साल में? नहीं दीजिएगा ना। तो क्या होगा, तो इस तरीके से आरबीआई क्या करेगी, उसको कम कर सकती है महंगाई को। क्योंकि देखिए, लोगों के पास अगर पैसा रहेगा जेब में तो वो पूरा जो होगा वो उछल कूद मचाते हैं। बचपन में सुना था गर्मी जून में होती है, थोड़ी सी बड़े हुए तो ठंडा के दिन में पता चला गर्मी ऊन में होती है, थोड़ा सा और बड़े हुए जवान हुए तो पता चला गर्मी खून में होती है। लेकिन अब पता चला कि ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी ऊन में होती है, ना गर्मी खून में होती है। गर्मी तो बस पैसा में होता है। अगर पैसा है तो आपके पास बहुत गर्मी है, नहीं है तो कुछ नहीं है, आप एक फकीर के जैसे हैं। वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं, आपकी हैसियत कितनी है, ठीक है। तो मतलब सब चीज का जो जड़ है वो तरलता है, मतलब पैसा है। अगर आपके जेब में पैसा है तो आप सबके लिए भले हैं, नहीं है तो किसी के लिए भले नहीं है। अब समझिए कि मान लेते हैं कि अगर ये सब चीज को बढ़ जाएगा, मतलब सारा बैंक को ही अगर आरबीआई से अगर महंगा कर्जा मिलेगा तो बैंक क्या करेगी, ब्याज की दर भी बढ़ा देगी। अब कोई बैंक मैनेजर थोड़ी ना इतना बेवकूफ है कि बैंक जो है वो आरबीआई से 15% पर लेके आएगा और आपको 10% पर देगा। ऐसा करेगा अगर वो, तो वो तो बैंक दिवालिया हो जाएगा, उसके ऊपर तो खुद जो होगा वो अनाप शनाप कर्जा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा ना। वो अगर 15% पर लाएगी तो आपको 20% पर देगी, अगर वो 30 पर लाएगी तो आपको 40 पर देगी, मतलब बढ़ा करके देगी, क्योंकि उसका तो बिजनेस है। तो समझिए, बैंक जब आरबीआई से जब पैसा बढ़ा करके अगर वो कर्ज पर लाएगी तो वो आपको बढ़ा करके भी ब्याज दर कर देगी। मतलब समझिए कि अगर वो 20 पर लाएगी तो आपको 30 पर देगी, तो आप 30% सालाना लीजिएगा, नहीं लीजिएगा। तो मतलब अभी क्या चाहिए कि नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर ब्याज बढ़ेगा तो आप नहीं लीजिएगा, और जब नहीं लीजिएगा तो लोन लेने वाले की जो कमी क्या हो जाएगी, बहुत हो जाएगी। मतलब अगर ब्याज का रेट बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अवॉइड करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये नहीं चाहेंगे कि हम इतना महंगा लोन लें। तो अगर लोन नहीं लेंगे, देखिए यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए लोन को हिंदी में साख बोला जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है साख, तो साख का मतलब लोन होता है, ठीक है। तो वैसे समझिए कि अगर ब्याज दर बढ़ा तो लेने वाले की संख्या बहुत कम हो जाएगी, और जब संख्या कम हो जाएगी तो लोन का दर क्या हो जाएगा, लेने का लोगों का जो नंबर है, मतलब जितने सारे जो लोग लोन लेते थे उनका लोन लेने वाले व्यक्तियों की जो संख्या क्या होगी, धड़ाम से नीचे गिर जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। और जब लोन लेने वाले लोगों की जो संख्या कम हो जाएगी तो इसका मतलब तरलता मार्केट में कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक से ही पैसा आता है। बैंक से अगर हम लोन नहीं लेंगे तो मेरे पैकेट में पैसा नहीं रहेगा, और जब मेरे पैकेट में पैसा नहीं रहेगा तो हम मार्केट में कुछ खरीद नहीं सकते हैं। मतलब मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगा तो सामान का दाम भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पैसे समझिए कि अभी हम आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दिए थे ना कि हम मान लीजिए अगर हम एक मिठाई दुकान पर गए, मेरे पास बहुत पैसा है, तो हम क्या बोलेंगे, सीधे बोलेंगे 5 किलो आप तौल दीजिए, और हम ये पूछेंगे नहीं कि रेट क्या है। अगर वो 100 रुपये बेच रहा था और अगर हम गए वहां पर तो हमको सीधे बोलेगा कि ठीक है 130 का बेच रहे थे, आपको 120 का लगा देते हैं। अब मेरे जैसा 2-4 गुआर पहुंच गया तो दुकानदार को क्या लगेगा कि नहीं। अब वो अगर पहले 100 रुपये में बेच रहा था तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब वो सीधे क्या बोलेगा, वो अपने रेट को 130 कर देगा, और अब वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो देश होगा, उसमें से महंगाई क्या होगा, एकदम आसमान को छू जाएगा, ठीक है। तो सरकार यही चाहती है कि लोगों के पास से पैसा कम कर दो, क्योंकि अगर पैसा लोगों के पास नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, लोग उतना सामान को नहीं खरीदेंगे, और जब डिमांड कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली दाम गिर जाएगा, और जब दाम गिरेगा तो ऑटोमेटिकली महंगाई गिर जाएगी। मतलब बैंक अगर एक चीज को अगर आरबीआई टाइट किया तो ये सारे चीज आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सारे के सारे क्या होंगे, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। अब इसका दूसरा रिजल्ट समझते हैं कि आखिर बढ़ने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, अगर एमएसएफ को अगर सरकार घटा देगी, आरबीआई अगर एमएसएफ को घटा देती है, अगर रेपो रेट को घटा देती है, बैंक रेट को घटा देती है, सीआरआर को घटा देती है और एसएलआर को भी घटा देती है, ठीक है। तो समझते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि बैंक सबसे ज्यादा रेपो रेट पर लेते हैं, ठीक है। बैंक को अगर आरबीआई अगर 3% पर पैसा देती है तो पब्लिक का जो बेस रेट जो बताए थे, उस बेस रेट पर जो आरबीआई से अगर बैंक अगर खुद 3% पर लाई है तो ज्यादा से ज्यादा ये 5% या 8% पर दे देगी। चलिए हमने 8% यहाँ पर मान लिया इसको, तो ये 8% पर दे देगी। अब 8% पर अगर दे देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, लोन को लेना चाहेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर लोन को लेना चाहेंगे तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास
पॉकेट में पैसा हो गया है, ठीक है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर पॉकेट में पैसा हो गया है तो वो लोग सामान की डिमांड भी करेंगे, और जब सामान की डिमांड करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, मतलब सामान का दाम भी बढ़ जाएगा। अब ऐसे समझिए कि जब एमएसएफ कम हुआ, रेपो रेट कम हुआ, बैंक रेट कम हुआ, सीआरआर और एसएलआर भी कम हुआ, तो देखिए लोगों जो जब ये सब कम होगा तो बैंक जो लोगों को जो क्या देगी, ब्याज भी कम रेट पर देगी, और जब ब्याज कम रेट पर देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा भी रहेगा, और जब ज़्यादा पैसा रहेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड भी करेंगे, और जब सामान का ज़्यादा डिमांड करेंगे तो क्या होता है, प्राइस बढ़ जाता है, और जब ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाते होंगे, अब देखते हो कि जिस दिन देखिएगा कि जिस दिन बाजार में ना ढेर सब्जी रहेगा, बहुत सारा अगर सब्जी आएगा, उस दिन सब्जी का जो दाम होता है वो बहुत आपको कम मिलेगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है और खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं, तो सब्जी का जो दाम होता है वो कम हो जाता है। लेकिन आप लोग किसी दिन दूसरे दिन भी बाजार जाते होंगे तो देखते होंगे कि उस समय बाजार में सब्जी क्या है, बहुत कम है, और खरीदने वाले जो लोग हैं क्या है, बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या करते हैं, दुकानदार तुरंत सब्जी का दाम को बढ़ा देते हैं। आप ऐसे समझिए, नॉर्मल के दिनों में अगर आप फल खरीदते हैं तो फल आपको सस्ता मिल जाता है, ठीक ठाक, लेकिन छठ पूजा में थोड़ा फल खरीद के देखिए तो फल का जो रेट होता है बहुत हाई फाई होता है। एक और एग्जांपल समझिए, नवरात्रि के टाइम में ज़्यादातर लोग जो होते हैं मांस मछली नहीं खाते हैं, या फिर जो कार्तिक सावन का जो महीना होता है उसमें ज़्यादातर लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, उस समय उसका जो रेट होता है वो गिर जाता है, लेकिन उसके जैसे वो महीना खत्म हो उसके बाद तुरंत देखिए तो एकदम उसका जो रेट होता है एकदम आसमान छू जाता है। तो मतलब ऐसे समझिए कि ये रूल है कि अगर मार्केट में अगर किसी भी सामान का अगर मांग बढ़ेगा तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर मांग घटेगा तो रेट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ और, यहाँ पर अभी आप लोग कुछ लोग सुने होंगे कि जब अभी कोरोना जब देश में चल रहा है तो जो मोदी जी हैं वो आरबीआई से बोले थे कि भारत की जो मौद्रिक नीति है वो मौद्रिक नीति को सख्त नहीं किया जाए। सख्त नहीं करने का मतलब क्या था कि हम लोग के पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको आरबीआई से बोले थे कि इसको सख्त नहीं कीजिए। सख्त करने का मतलब आप रेपो रेट वगैरह को नहीं बढ़ाइए, रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, सीआरआर और एसएलआर सब को नहीं बढ़ाइए, और जब नहीं बढ़ाइएगा तो क्या होगा, आरबीआई जब भी लोग को कम रेट पर पैसा देगी तो पब्लिक को भी कम रेट पर पैसा मिलेगा, मतलब कम इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा। और जिन जिन लोगों का बिजनेस तबाह हो गया कोरोना में, जिन जिन लोगों का बिजनेस खराब हो गया है, या फिर जिनकी जो काफी जिसकी इकोनॉमी काफी गिर गई है, तो बैंक से उसको इजिली एकदम सस्ते रेट पर उसको लोन मिल सके, और वो लोग फिर से अपने बिजनेस को स्टार्टअप दे सके, फिर से अपने बिजनेस को वो लोग एक खड़ा कर सके, ठीक है। तो ये आरबीआई को मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अभी जो है वो अपनी मौद्रिक नीतियों को आप सख्त नहीं कीजिए, मतलब इन सभी के ऊपर जो अपना रेट है उस रेट को मत बढ़ाइए, लगभग उसी तरीके से रखिए, ठीक है। अब एक चीज और कि देखिए रेपो रेट बढ़ना, ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा कि सर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो हम लोग को तो ज़्यादा मतलब ब्याज पर हम लोग को बैंक से पैसा मिलेगा, तो चलिए ये भी हम लोग के पास बुरा बात है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है। रेपो रेट जो होगा अगर 4% होगा तो रिवर्स रेपो रेट जो है वो अभी के टाइम में जो रिवर्स रेपो चल रहा है वो 3.35% चल रहा है। अब बोलिएगा सर क्योंकि पता है कि आरबीआई जिस समय बैंक को पैसा देती है तो ज़्यादा लेती है, लेकिन बैंक से जब वो खुद पैसा लेती है, जब बैंक उसको देते हैं तो वो कम पर लेती है। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट को अगर आरबीआई बढ़ा देगी ना तो हम लोग के लिए नुकसान है। अब नुकसान देखिए किस लिए, क्योंकि बैंक को तो बिजनेस से मतलब है, बैंक को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, बैंक को कमाना है बस पैसा। आरबीआई अगर इस रेपो रेट को अगर जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट से अगर रिवर्स रेपो रेट को ज्यादा बढ़ा देती है तो क्या करेगी बैंक ज्यादा पैसा क्या करेगी, आरबीआई को ठूस देगी उसी का बैंक में जाकर के, और मतलब फिर उसके पास अपना पैसा नहीं बचेगा, फिर पब्लिक को दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए ना तो हम लोग के लिए रेपो रेट ज्यादा बढ़ने का ज्यादा गुंजाइश होना चाहिए, और ना ही रेपो रेट को बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और ना ही रिवर्स रेपो रेट को बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो हम लोग को ज्यादा ब्याज भरना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों जो होगा वो एक तराजू की तरह मतलब बराबर ठीक ठाक से होना चाहिए, ताकि हम लोग को भी अच्छे से चलते रहे। अब खुला बाजार मतलब ओपन मार्केट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका गवर्नमेंट नौकरी वगैरह होता है, या फिर जिनका कहीं से फिक्स पैसा आता है। तो देखिए अब जिसके पास जो लोन लेंगे तब ना आरबीआई इस तरह का काम करेगी। अब खुला बाजार में जिसके पास नौकरी है वो कैसे करेगा, वो तो लोन नहीं ले रहा है, उसके लिए तो अपने से पैसा आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेगी, तो देखिए उसके लिए भी सरकार दिमाग लगा के रखा है, ठीक है। आरबीआई उसके लिए पागल नहीं, वो भी दिमाग लगाएगी। देखिए वो लोग एलआईसी लेके आए हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो लोग सहारा लेके आए हैं, ठीक है। अभी आप लोग ये दो के बारे में नाम जानते होंगे, इसलिए मैंने आपको ये दोनों का एग्जाम्पल दिया, और ये बहुत सारी कंपनीज है। ये कंपनी आपके यहाँ पर आएगी, अब बोलेगी क्या कि आप हमको 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको 8 साल या 7 साल या 10 साल में डबल करके दे देंगे। आप उसको 1 लाख रुपया दे दीजिएगा, और तब तक 10 साल के लिए आपको बस वो कागज का झुनझुना पकड़ा देगी, आप उस कागज को रखे रहिए। अगर वही 1 लाख रुपया अगर आपके पास रहता तो आपको एक गर्मी रहता, आप कुछ भी करते तो रे मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपया, आप ऐसे घमंड से बोलते। लेकिन अब आपके पास क्या दिखाइएगा, कागज दिखाइएगा नहीं ना। तो मतलब क्या है,
अब आपके पास तरलता की कमी हो गई है, मतलब अब आप महंगाई को नहीं बढ़ाइएगा मार्केट में। 10 साल के बाद वो पैसा, मान लीजिएगा अगर 10 साल के बाद अगर आपको मिलेगा तो 10 साल के बाद वो पैसा हो सकता है खत्म हो जाएगा, या फिर 10 साल के बाद फिर कोई नई पॉलिसी आएगी। तो मतलब इस तरीके से जो खुला बाजार होता है गवर्नमेंट इसके ऊपर भी LIC के माध्यम से, सहारा के माध्यम से, या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों के माध्यम से भी जो सरकार होती है वो चाहती है कि पब्लिक के पास कम से कम पैसा रहे, क्योंकि अगर ज्यादा पब्लिक के पास पैसा रहेगा तो क्या होगा, वो लोग तरलता अगर उसके पास ज्यादा है तो वो लोग डिमांड ज्यादा करेगा, और ज्यादा डिमांड करेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, और फिर महंगाई बढ़ने के बाद पब्लिक हमको गाली देगी, मतलब सरकार को गाली देगी, और सरकार जो होगा वो RBI वालों को गिर आएगा कि रे छोटा तुम अब रेपो रेट बढ़ाओ, और नहीं बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा, हाँ देश की महंगाई क्या हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।